कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक बार फिर समाचार की समीक्षाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज शुरुआत करेंगे पत्रिका के साथ। पत्रिका की फ्रंट पेज की लीड स्टोरी है, 12 साल बाद भी गैस पीड़ितों के इलाज में कमी, अफसरों को सुप्रीम नोटिस। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। गैस पीड़ितों को 1984 से बाद से लेकर अभी तक कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है और अब आलम यह है कि उनके इलाज के लिए जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल खोला गया था, अब वहां भी अराजकता का आलम है। दवाइयां नहीं है, मरहम खत्म हो गई है। अन्य जो विशेषज्ञ चिकित्सक थे वो एक के बाद एक सेवानिवृत्ति लेकर अस्पताल छोड़ते जा रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने शासन को नोटिस भेजा है और ये पूछा है ये बदइंतजामी क्यों है और ये कब खत्म होगी। जाहिर है अगली तारीख पर इस बाबत शासन पक्ष रखेगा और अदालत उसके बाद तय करेगी कि उसे अब कौन सा कदम उठाना है। सेकेंड लीड है, फटकार पड़ी तो सीबीआई ने एएसआई को गिरफ्तार किया। ये मामला गुनाह का है और काफी चर्चाओं में आश्चर्य की बात यह है कि ये मामला लगातार समाचार पत्रों में लीड बन रहा है। कारण यह है कि इस समाचार की जो बेस में घटना है वो ये कि एक पारदी, पुलिस वाले पारदियों को एक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त वर्ग पाते हैं। अब शासन तो अनुमति नहीं देता कि इन्हें जराइम पेशा माना जाए, लेकिन एक थिंक है पारदियों को लेकर। यदि किसी बड़ी डकैती, बड़ी चोरी, बड़ी हत्या के मामले में पुलिस को लगता है कि इसका ट्रेंड पारदियों से मिलता जुलता है, तो पारदियों के डेरे पर हमला हो जाता है, दबिश हो जाती है और जो पकड़ में आ जाए उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसी कार्रवाई के तहत एक देवेंद्र पारदी, जिसे देवा पारदी कहते हैं, उसके विवाह के दिन उसकी बारात से उसे उठा लिया गया और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। 2 पुलिस अधिकारी उत्तम सिंह और संजीत मावई, इन पर इनाम जाहिर किया गया। कोर्ट की फटकार लगने के बाद मार पीट का ही अधिकारी माना जाता था और देखने में भी आता था, लेकिन अब ये है कि उनकी मांग को जब एक एनजीओ ने उठाना शुरू किया है तो उसके अब फलितार्थ सामने आने लगे। एक खबर सेंटर खबर है फ्रंट की, कांग्रेस नेता ने फर्जी पिता और बेटा खड़े कर दिए, आदिवासी महिलाओं की 2 हेक्टेयर जमीन हड़प ली। अब इस खबर को ना तो इसलिए समीक्षा में लिया गया क्योंकि ये कांग्रेसी है और इस खबर को न इसलिए शामिल किया जा रहा है कि ये किसी राजनीतिक दल से है। इसे इसलिए शामिल किया जा रहा है कि नेताओं द्वारा आम आदमी के हकों पर डाका डालना एक आम घटनाक्रम बन गया है और जनधारणा भी यही है। नेताओं को लेकर बहुत अच्छी टिप्पणियां समाज से नहीं आती, यहाँ तक कि साहित्यकारों के वर्ग में, कवि सम्मेलनों के मंच पर नेताओं को जिस निकृष्टतम भाषा के साथ पुकारा जाता है वो बहुत चिंतनीय है और हद ये है कि नेताओं को शर्म नहीं आती। दोनों को लेकर उनकी पार्टियां, अभी तक तो पाठक जी की वजह से भाजपा को दिक्कत आ रही थी जवाब देने में, अब ये जो श्रीमान श्रीकांत और पप्पू दीक्षित हैं, अब इनकी वजह से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ेगा। तो अब स्थिति ये है, हमाम में सब एक जैसी, जो पकड़ा गया वो चोर और बाकी तो फिर ये है कि राजनीतिक स्तर पर लूटमार जारी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में इस तरह की हरकतें करने वाले जब शीर्ष नेता पकड़ में आ रहे हैं तो इससे क्लियर हो जाता है कि नेतागिरी एक बहुत अच्छा ऐसा धंधा है जिसमें आर्थिक निवेश कम ही करना पड़ता है, रिटर्न बहुत शानदार है। अब पत्रिका का सेकेंड फ्रंट, भारत की चेतावनी, जो देश पाक को बढ़ावा देंगे आतंक उनके लिए बनेगा खतरा। ये संयुक्त राष्ट्र को लेकर मामला है। बीते रोज
तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका, मतलब एक घेराव का प्रयास हुआ भारत को। अच्छी बात यह है कि जयशंकर जो विदेश मंत्री है हमारे, और हमारे जो राजनयिक वहां नियुक्त हैं, उन्होंने इतने तगड़े जवाब दिए हैं इन देशों को कि अब इन्हें छुपने जगह नहीं मिल रही है। और खासकर ये कि नाम ले लेके बताया गया कि कौन देश आतंकवाद तो कितना हेल्प कर रहा है और कल उसकी क्या दुर्गति होने वाली है। और वैसे भी देखा जाए, पाकिस्तान जैसे देश, अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या अमेरिका की दृष्टि या दृष्टि दोष उसकी नजर में आ गया है? क्या उसे दूर और पास का सही दिखाई नहीं देता? जिस देश में उसका सबसे बड़ा शत्रु ओसामा बिन लादेन पाया गया, जिसे वहां मारकर दफन कर देना पड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पकड़ने के लिए, इसकी मुखबिरी करने के लिए पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर दिए गए थे, जो वो ओसामा बिन लादेन की सुरक्षा पे खर्च करता रहा। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रखकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो भारत ने बहुत अच्छी चेतावनी दी है, और ये चेता दिया है कि तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए भारत को ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो लोग भी आतंक को सपोर्ट कर रहे हो, कल वही आतंकवाद तुम्हें स्वयं भस्म करने वाला है। एक अच्छा नजरिया कल संयुक्त राष्ट्र को लेकर भारत का देखने को मिला। हर भारतीय को उस नजरिए की प्रशंसा करनी चाहिए। नव भारत फ्रंट पेज पर पंजाब सरकार का विज्ञापन है सरदार भगत सिंह को लेकर। इनका जो सेकंड फ्रंट है वो कहता है स्वदेशी 4G टॉवर लॉन्च हो गए। लॉन्च में थोड़ी सी मुख्य हेडिंग में एक ब्लेंडर मिस्टेक है। स्वदेशी नव भारत का जो संपादक की वर्ग है वो उस पर ध्यान देगा। लॉन्च और लॉन्च में ज्यादा अंतर नहीं होता, चंद्राकार में एक बिंदी का फर्क रह जाता है, लेकिन बिंदी ना होने से लॉन्च हो गया, स्वदेशी 4G टावर लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब शासकीय 4G टावर लॉन्च किया है, और अब जो प्रतिस्पर्धा है मार्केट में, जिसमें BSNL वो पीछे रह गया था, वो अब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो पाएगी और स्वस्थ हो पाएगी, क्योंकि BSNL को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित अब टेली कंज्यूमर भी नहीं रह गया था। लेकिन जैसा कहा जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये एक ऐसा नाम है, इनके हिस्से में जो भी विभाग आता है वो उसको पंख देने में जुट जाते हैं, और इसी का नतीजा है कि 4G आज अपने दम पर BSNL खड़ा हुआ है। यह एक बात बहुत कहने की आवश्यकता पड़ती है कि जब इस देश में मोबाइल फोन आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ BSNL के पास मौजूद था, और BSNL ने देश हित में जो निजी कंपनियां हैं, चाहे वो स्मार्ट हो, इसमें रिलायंस हो, एयरटेल हो, अन्य जो भी हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप हमारे यहाँ आके, देखिए उदाहरण के लिए जैसे पटरियां भारत सरकार की और रेलें व्यापारियों की, वही स्थिति यहाँ हुई। लेकिन देखिए ये आश्चर्य की बात यह है कि जिस BSNL ने मोबाइल सेक्टर में क्रांति की शुरुआत की, इसकी सिम को लेने के लिए हजारों की भीड़ लगा करती थी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। और जब इसी BSNL के लोग अकर्मण्य हुए, लापरवाह हुए और भ्रष्ट हुए, तो इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर निजी कंपनियां राइज कर गई और ये खड्डे में चला गया। अब कायदे से तो शासन को इस विभाग में बैठे अकर्मण्य और भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करना थी, उनकी संपत्ति की जांच करना थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो एक काला अध्याय दबा रह गया है BSNL का कि इन्होंने किस लाभ के चलते, किस लालच के चलते खुद को सत्यानाश के हवाले किया, और प्राइवेट कंपनियां इनकी अकर्मण्यता, लापरवाही और भ्रष्ट होने के चलते लगातार राइज करती चली गई और BSNL गड्ढे में चला गया। नव भारत की इस खबर के बाद अब इसके अंतिम पृष्ठ पर आएंगे। अंतिम पृष्ठ में जीतू पटवारी की एक नसीहत है मीडिया के लिए, सभी पत्रकार लोकतंत्र की रक्षा करें। इनको लगता है कि पत्रकार शासकीय पोषण से पलते बढ़ते हैं, इसलिए वो शासन की भाषा बोलते हैं, और मीडिया के एक वर्ग को गोदी मीडिया भी पुकारा जाता है। तो जीतू पटवारी साहब आपको ये बता दें कि पहले तो आप अपने दायित्वों पर खरे उतर जाएं।
अपनी कांग्रेस में प्राण फूंक लें, आपके लिए ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। और मीडिया को नसीहत देना बंद करें। को मीडिया ही एकमात्र अब लोकतंत्र का ऐसा स्तंभ रह गया है जो नित्य दिन राजनेताओं के काले चिट्ठों को उजागर करता है और शासन से बगैर वेतन लिए। और ऐसे में यदि पटवारी ये कह रहे हैं तो शायद इसलिए कह रहे हैं कि अकर्मण्य आप हो, काम करना आप नहीं चाहते, जनता के मुद्दे आपको उठाना नहीं आता, गुटों में आप बटे हुए हो। अब आपके पक्ष में मीडिया छापे तो छापे कैसे, और नहीं छापता है तो वो गोदी मीडिया है और उसको आप नसीहत देते हैं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो मीडिया अपनी जगह कायम है। 47 के बाद से लेकर अब तक भारतीय मीडिया पीछे नहीं गया है, आगे ही आया है। हाँ, लेकिन शर्म की बात है जो कांग्रेस कहती है हमने देश आजाद कराया, वो कांग्रेस अब इस स्थिति में आ गई है कि उनको अब क्षेत्रीय दलों से समझौता करना पड़ रहा है और क्षेत्रीय दलों की हट, उनकी जायज नाजायज मांगों का झुकना पड़ रहा है इन्हें। ऐसे पटवारी जी भी अपनी हद में रहना सीखें और ये जान लें कि मीडिया ही एकमात्र ऐसा लोकतंत्र का स्तंभ है जिसमें जागरूकता शेष बची है, वरना भ्रष्ट नेता इस देश को बेच खाएं। और अब मैं आऊंगा एक नोटिस को लेकर। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इन्हें नोटिस जारी हुआ है अदालत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां उन्होंने की। इसके अलावा भी ये थोड़े से पता नहीं क्यों अप्रसन्न दिखाई देते हैं। हिंदू दलों को लेकर इनकी टिप्पणियां अधिकांशतः प्रतिकूल ही आती हैं, जबकि ये हिंदू धर्म के संत कहे जाते हैं। बड़ा ऊंचा पद होता है शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में, लेकिन नोट किया गया है ये धर्म पे कम बोलते हैं, शायद जानकारी कम होगी, राजनीति पे बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो टीका टिप्पणियां चुभन पैदा करती हैं, सामंजस्य कम। दैनिक जागरण पर आते हैं, फ्रंट पेज, 8 बच्चों समेत 38 की मौत, ये जागरण की लीड खबर है, बनना भी चाहिए। 38 मौत बहुत होती है, भले ही फिर वो दूसरे राज्य में हुई हैं। दक्षिण का तमिलनाडु है, करूर में जब एक अभिनेता नेता बनने चला, शायद विजय नाम दिया गया है, तो काफी लोग इनके समर्थन में या इन्हें देखने के लिए। दरअसल एक चीज और है अभिनेताओं को लेकर कि इन्हें लोग देखने ज्यादा आते हैं, जब वोट की बात आती है तो इनका कुछ और परिणाम निकलता है। हालांकि साउथ में एक चमत्कार देखने को मिला है, यहाँ के जितने भी नेता बने अभिनेता जो पूर्व में थे, वो एक कीर्तिमान स्थापित तो कर गए। एम रामचंद्रन, एन.टी. रामाराव, इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता, जयललिता, ये सब फिल्मी स्टार थे पहले, लेकिन जब ये राजनीति में आए तो ये पहचान बन गए अपने राज्यों की। विजय शायद हो सकता है, लेकिन उनका एक नेगेटिव पक्ष यही है, इतने लोगों के मरने के बाद भी अभी तक विजय की ओर से कोई शोक संवेदना सामने नहीं आई है। तो इसके बाद जागरण का सेकंड पेज, BLO की ड्यूटी में लगे शिक्षक, स्कूलों की पढ़ाई चौपट, ये बड़ा गंभीर मसला है। जब हम देख रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर, नगरीय स्तर पर चुनाव कराने पड़ते हैं, हो सकता है कल हम वन नेशन वन वोट की स्थिति में आ जाएं, फिर भी जब इतने बड़े स्तर पर हम 1.5 अरब की आबादी के लोग हैं, तो एक चुनाव विभाग अलग क्यों नहीं, एक चुनाव आयोग का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अलग क्यों नहीं। अब BLO की ड्यूटी में आपने शिक्षक को लगा दिया, परीक्षाओं की तैयारी है, छमाही से रूबरू है और सालाना एनुअल जो परीक्षा है वो आ रही है। अब ऐसे में शिक्षक बच्चों को तैयार करे या फिर BLO की ड्यूटी में मतदाताओं को गिनता फिरे, उनकी शनाख्त करता फिरे, ये एक बड़ा विडंबनापूर्ण पक्ष है। इस बारे में जिले के कलेक्टर्स को, क्योंकि ड्यूटियां कलेक्टर्स ही लगाते हैं, जब कभी भी चिट्ठी चुनाव आयोग की लोक शिक्षण संचालय को गई और लोक शिक्षण संचालय ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी, उन्होंने विभागों में कर दिया और फिर ये SDM तहसीलदार सक्रिय हो जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार नियुक्ति कर देते हैं, सोचे बगैर कि जो पीढ़ी अब देश को संभालने वाली है भविष्य में, उसकी शिक्षा पे यदि आप कुठाराघात करेंगे तो आप लोकतंत्र के नाम पर इस देश को देने के हवाले हैं। सोचनीय प्रश्न है और इस बारे में वरिष्ठों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। दैनिक जागरण सेकेंड फ्रंट, वांगचुक के पाक बांग्लादेश से कनेक्शन की जांच शुरू।
हल्का नहीं है मामला। पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कुछ लोगों को वांगचुक से बातचीत करते देखा गया है, या जो डिजिटल जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ लोग वांगचुक की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान इंटेलिजेंस के संपर्क में थे। यही कारण है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब स्थिति ये है कि इन्हें शायद राजस्थान की एक जेल में ट्रांसफर किया गया है और वहां इनके साथ में अब पूछताछ होनी है। और शासन ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर वो कौन सी स्थितियां थी जब 4 लोग वहां मर गए। हद ये है कि उसमें कांग्रेस के नेता शामिल पाए गए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार। ये आरोप नहीं है मात्र। और नेपाल यहाँ जो जेट जैन या जैन जेट जो चल रहा है, उन हरकतों की बड़ी बेसब्री से बेताबी से इंतजार है कि जो नेपाल में युवा कर बैठे वो भारत में क्यों नहीं हो रहा। और देखिए आप, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, मैं तो इसे षड्यंत्र ही कहूंगा कि एक कितना वो है संयोग कि एक और लद्दाख में मामला उबाल पे आता है और इधर बरेली में चप्पल गिर जाती है। तो कुल मिला के बात यही है कि शासन को इन चीजों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और जिस तरह से विपक्षी लोग जैन जेट या जेट जैन के नाम पर एक युवा वर्ग में बौखलाहट पैदा करने के प्रयासों में लगे हुए हैं, तो मेरा राष्ट्रभक्त युवाओं से ये आह्वान और अपील है कि उन्हें राष्ट्र सुरक्षा के मद्देनजर हमेशा सज्ज रहने की आवश्यकता है। तो अब दैनिक भास्कर का फ्रंट तो विज्ञापन को समर्पित है। आज का कागज भी बड़ा शानदार है दैनिक भास्कर का। अधिकांश इस पेपर पे लोग एक कैलेंडर आदि छापते हैं, वो उन्होंने आज चूंकि विज्ञापन अच्छे हैं तो इसके चलते अच्छे कागज का इस्तेमाल किया गया है। अंदर के पेजों पे आते हैं, हालांकि ये भी फ्रंट पेज का ही आवाज कराते हैं क्योंकि टाइटल सभी जगह ऊपर लगे हुए हैं, हेडर हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने 2 व्हीलर्स चालकों में हेलमेट की आदत डालने के लिए कल मुफ्त में हेलमेट बांटने का एक कार्यक्रम रखा था अटल पथ पर। और वहां उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोगों को हेलमेट पहनाई भी। अच्छा संदेश था। हालांकि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि शासन को और खासकर अदालतों को एक जांच बिठानी चाहिए कि हेलमेट के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं। अधिकांश जो हादसे हैं यातायात संबंधी वो आईटीओ द्वारा व्हीकल लाइसेंस धारियों को उचित ट्रेनिंग ना देने के कारण हो रहे हैं और यातायात पुलिस वाहनों को नियंत्रित नहीं कर पा रही, इसलिए हो रहे हैं। अब उसमें ये कहे कि आप हेलमेट लगा के खुद बच जाओ, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे बसों में लिखा रहता है सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो इससे तो ये हुआ कि भाई ये यातायात जो पुलिस का विभाग है इसे बंद कर देना चाहिए। और कल जब हेलमेट की बात आई तो हमारे ये बड़ा विद्रूप दृश्य देखने को कई बार मिलता है। जब मुफ्त का कोई सामान बंटता है तो वहां असामाजिक तत्व और असामाजिकता हावी हो जाती है। हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भी ऐसा ही हुआ। जैसे सीएम गए लोग झपट्टा मारने लगे, जिसके हाथ जो हेलमेट या बॉक्स आया लेके भाग गया। मजे की बात यह है कि कुछ पुलिसकर्मी भी इन निकृष्टतम हरकतों में शामिल पाए गए। और अखबार ने आज इसी को हेडिंग बनाया है, सीएम के जाते ही लोगों के साथ पुलिस वाले भी बॉक्स लेकर भागने लगे। शर्म आनी चाहिए। दैनिक भास्कर का एक और फ्रंट पेज, बाहरी लोग हमारी संस्कृति मिटा रहे हैं, यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं, लेह के लोगों को उससे गुस्सा है। इसे कहते हैं अलगाववाद। कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के लोग लंबे समय तक इसी बात पर तो वो हैदो मचाते थे कि भारत के लोग भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग हमारे यहाँ जमीन क्यों खरीदेंगे, हमारा उनसे रोटी बेटी का व्यवहार क्यों होगा। दरअसल ये इसलिए कि ताकि हम जो बाहुल्यता में बन गए हैं, अब जो डेमोग्राफी हमने बदल ली है एक षड्यंत्र के तहत, वो बदली ही रहे। कोई अन्य राज्यों का दखल जम्मू कश्मीर में ना हो। हालांकि बधाई नरेंद्र मोदी सरकार को कि उसने 370 हटा दी, लेकिन लद्दाख में भी अब यही बात है। भाई आखिर आप भारत के अभिन्न अंग हैं
और अन्य राज्यों के लोग यदि आपके यहाँ आते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो वो सिर पर रख के तो ले नहीं जाएंगे। आखिर वहां वो या खेती करेंगे, या वो कोई उद्योग डालेंगे, या कोई व्यवसाय करेंगे, और इसका आपको भी लाभ होगा। तो कुल मिला के ये इस तरह की जो चीजें हैं, इससे जाहिर होता है कि एक अलगाववादी मोर्चा लद्दाख में सक्रिय है, जो शेष भाग जो भारत का है उससे लद्दाख को अलग बनाए रखना चाहता है। इससे जाहिर होता है कि सोनम वांगचुक जैसे लोग अंदरूनी तौर पर अभी तक ये ना सिखा पाए वहां के लोगों को कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं, और शेष राज्य के लोगों को यहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए आने देना चाहिए। मैं मोहनलाल मोदी समाचारों को कितना छू पाया, जन सरोकारों को कितना टच कर पाया, ये आपके कमेंट्स और आपके लाइक के माध्यम से इंतजार रहेगा। हम यदि अपने प्रयासों में थोड़े भी सफल नजर आते हैं तो प्लीज कंटेंट्स को लाइक करें, इन्हें वायरल करें, और सलील संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।